I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. This video is about the stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आपने पीपीएल, कायरलिटी, कायरल सेंटर और एनेंटियोमर्स के बारे में पढ़ा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जिनमें डायस्टीरियोमर्स, एनेंटियोमर्स और मेसोआइसोमर्स आएंगे, उनके बारे में जानेंगे एंड यू विल नो अबाउट द मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टीरियोआइसोमर्स की 3 टाइप्स, एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मेसोआइसोमर्स के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग कायरल सेंटर, कायरलिटी और एनेंटियोमर्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एनेंटियोमर्स का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ मैं बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूंगी ताकि इसका कंपैरिजन दूसरी टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स के साथ अच्छे से किया जा सके। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? वो कायरल कंपाउंड्स के आइसोमर्स एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो और कार्बन 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच हो। मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना कार्बन का जरूरी है और वो कार्बन जिसको हम कायरल कार्बन तस्वर करेंगे उसका 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच होना जरूरी है। अब इस कंपाउंड में जो कि हमारे पास लैक्टिक एसिड है, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है। कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो कायरल कंपाउंड है। किसी मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होगी या मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, वो मॉलिक्यूल हमारे पास ए कायरल होगा। अब इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हम लेंगे। मिरर इमेज में फिर ओरिजिनल मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे और 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद अगर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा तो वो उसका एनेंटियोमर है। दिस इज द एविडेंस फॉर द मॉलिक्यूल टू बी अ कायरल कंपाउंड। सो जब हम इस मॉलिक्यूल को फ्लिप करके इस तरह से उठा के इस तरह से रखेंगे तो इसका मिथाइल ग्रुप जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि हमारी राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। वो मॉलिक्यूल जो बिहाइंड द प्लेन होंगे वो टुवर्ड्स द प्लेन आ जाएंगे और वो मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द प्लेन होंगे वो बिहाइंड द प्लेन चले जाएंगे। तो वेज जो हमारे पास टुवर्ड द प्लेन है वो हमारे पास बिहाइंड द प्लेन चला गया और हाइड्रोजन जो हमारे पास बैकवर्ड द प्लेन है वो टुवर्ड द प्लेन आ गई। अब इस मॉलिक्यूल को जब हम 180 डिग्री पे घुमा के देखेंगे और इसके मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। जो इसका प्रूफ होगा ये इस मॉलिक्यूल का एनेंटियोमर है, स्टीरियोआइसोमर है जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सो एनेंटियोमर्स के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है दैट मिरर इमेज ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स शुड नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के ऊपर एज सच पूरे के पूरा आके इम्पोज नहीं हो जाता तो वो उस मॉलिक्यूल का एनेंटियोमर कहलाता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनेंटियोमर्स। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं। इस कार्बन को देखें तो ये 1 2 3 एंड दिस इज द 4th सब्स्टिट्यूएंट्स, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है, तो दिस इज द कायरल कार्बन। इसी तरह ये वाली कार्बन 1 2 3 एंड दिस इज द 4th सब्स्टिट्यूएंट जिसके साथ ये अटैच है। तो दीज 2 कार्बन्स आर द कायरल कार्बन्स। इस कार्बन का जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो इन द प्लेन है वो इन द प्लेन रहेंगे, लेकिन उन मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये टुवर्ड्स द प्लेन या बैकवर्ड द प्लेन है। सो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टीरियोआइसोमरिज्म इज द स्टडी ऑफ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें हम मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर में चेंजेस को स्टडी करते हैं। सो दिस इज द स्टीरियोआइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का मिरर इमेज हम सेंटर में मिरर प्लेस करके नहीं करेंगे, इधर वी हैव टू पुट द मिरर ऑन द बैकवर्ड और इन द फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। इस तरह से मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज आएगा दैट विल बी द दिस आइसोमर और ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। दे आर द स्टीरियोआइसोमर्स एंड एनेंटियोमर्स इन नेचर। डायस्टीरियोमर्स स्टीरियोआइसोमर्स की वो टाइप है जिसमें कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं। मॉलिक्यूल विल हैव मोर देन 1 कायरल सेंटर। अब इस मॉलिक्यूल में देखें वी आर हैविंग 3 कायरल सेंटर ओवर हियर। ये कार्बन भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है, ये कार्बन भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड
हाइब्रिडाइज है और इस तरह कार्बन नंबर 3 बिफोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच और sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इन स्टीरियोआइसोमर्स के मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, बट दीज स्टीरियोआइसोमर्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस एंड हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे देखें तो इस मॉलिक्यूल के ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, बट दिस पोर्शन इज सुपर इम्पोजिबल एज सच इन द मिरर इमेज एज इट इज ऑन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एज सच सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, जिसकी वजह से ये इसका एनंशियोमर नहीं कहलाएगा, बल्कि इस तरह के मॉलिक्यूल को हम डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल एकायरल हो जाता है। इसकी 2 एग्जांपल्स है हमारे पास इस मॉलिक्यूल में भी देखें तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस तरफ वाली कायरल कार्बन और इस तरफ वाली कायरल कार्बन अपने मिरर इमेज के ऊपर ऐसा सुपर इम्पोज हो जाएंगे और मॉलिक्यूल कायरलिटी को खत्म कर देंगे। इन द सेम वे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास ये वाली कार्बन भी कायरल कार्बन है और ये वाली कार्बन भी कायरल कार्बन है, लेकिन यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर। जब इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेंगे तो ये अपने मिरर इमेज के ऊपर ऐसा सुपर इम्पोज हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का एनंशियोमर्स नहीं ड्रॉ हो सकेंगे और मॉलिक्यूल के आइसोमर्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होने की वजह से उस मॉलिक्यूल की कायरलिटी को खत्म कर देंगे। दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विद इन द मॉलिक्यूल। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स या एनंशियोमर्स की नोमेनक्लेचर के लिए नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कैन-एन-गोल्ड प्रीलोग सिस्टम। ये सिस्टम 3 रूल्स पर बेस करता है। सबसे पहला रूल ये है कि आप जो कार्बन के साथ अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर उनको दे दीजिए। वो एटम या मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको नंबर 1 देंगे, प्लस प्रायोरिटी को नंबर 2, उससे कम प्रायोरिटी वाले को नंबर 3 और सबसे कम प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल को नंबर 4 असाइन होगा। अगर हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच मॉलिक्यूल्स में टाई आ जाता है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूल्स ऑन 2 पोजीशन, वो कार्बन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो हम सेकंड मॉलिक्यूल या सेकंड एटम की बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करेंगे और अगर सेकंड भी सेम हो जाता है तो वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड। ये इसके रूल्स हैं। डबल बॉन्ड जहां पे आएगा हम उस मॉलिक्यूल को 2 दफा जो है वो काउंट करेंगे और अगर उस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम उस मॉलिक्यूल को जिसके साथ अटैच है 3 दफा जो है वो काउंट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक एरो प्लेस करेंगे। पहला नंबर हमने जिस सब्स्टिट्यूएंट को दिया है, एरो की टेल उस मॉलिक्यूल के ऊपर होगी एंड हेड विल मूव टुवर्ड्स द लीस्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूल। सो इन दिस वे इफ दैट एरो इज मूविंग क्लॉकवाइज दैट विल बी अ रेक्टस। राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा और उसको हम आइसोमर कहेंगे और अगर हमारे पास एरो इज मूविंग टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज तो वो सिनिस्टर होगा और उसको हम एस आइसोमर कहेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। These are the 2 stereoisomers of 1 bromo 1 fluoroethane। ये देखने में हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल का एक ही नोमेनक्लेचर के असूल के तहत जब हम इसको नाम देते हैं तो एक ही नाम है, लेकिन ये क्योंकि हम कहते हैं कि 2 डिफरेंट आइसोमर्स हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कि हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर से डिफरेंट कर सकें। इसी डिफरेंट को समझने के लिए कैन-एन-गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम है नोमेनक्लेचर का ऑफ स्टीरियो। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं कार्बन के साथ। ब्रोमीन की देखें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है 35, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन का है। कार्बन विल बी एट द नंबर 3rd एंड हाइड्रोजन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आएगा नंबर 4 पे। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल को हमें ये करना है कि लीस्ट प्रायोरिटी पे जो मॉलिक्यूल आ रहा है जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है, मॉलिक्यूल को हमें इस तरह से फ्लिप करना है कि वो हमारे पास बिहाइंड द पेज चला जाए। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे घुमाएंगे। 120 डिग्री पे घुमाने से ये होगा कि हाइड्रोजन जो कि लीस्ट प्रायोरिटी पे आ रही है वो बिहाइंड द पेज चली जाएगी। हाई प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे पास ऑन द प्लेन या टुवर्ड्स द प्लेन आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पर घुमाने के बाद ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन चली गई है। 3 मॉलिक्यूल जिनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी वो हमने सामने ले आए हैं। अब ब्रोमीन यहाँ पर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे फ्लोरीन है और नंबर 3 पे कार्बन है। अब यहाँ पर हम इसी तरह से
एरो ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास हाई प्रायोरिटी से लीस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाएगा। तो अब इस एरो की डायरेक्शन देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास ये सिनिस्टर होगा और ये हमारे पास एस आइसोमर होगा। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में इसके दूसरे आइसोमर में जो कि इसका मिरर इमेज है, हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन है, तो इस मॉलिक्यूल को हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, रोटेट करने की जरूरत नहीं है। वी विल असाइन द प्रायोरिटीज टू द सब्स्टिट्यूएंट, वी विल ड्रॉ द एरो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो, इधर इट्स अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ब्रोमीन हमारे पास नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, फ्लोरीन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे। एरो की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो ये हमारे पास इसका R आइसोमर होगा। अब ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड में देखें कार्बन 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। इस मॉलिक्यूल में देखें कार्बन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस तरफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है और इस तरफ जो है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन और दूसरी साइड पे भी दोनों कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर हमें ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी। लेकिन इन दोनों कार्बन के दरमियान टाई है, तो इस टाई में देखते हैं, इस टाई को रिजॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि अब ये वाली कार्बन कौन से एटम के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखें तो ये वाली कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ और ये वाली कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ से अब जो इनका सेकेंड एटम या सेकेंड मॉलिक्यूल अटैच है, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा। हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकेंगे इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। अब यहाँ पर हम सेकेंड नंबर वाले एटम से उनका फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कार्बन सेम एटॉमिक नंबर के साथ है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द second number and this will get the third number. So we are placing the arrow in this direction कि हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी 4th नंबर पे है and this is behind the plane। तो हाइड्रोक्सल से ये वाली कार्बन और इस कार्बन से हमारे पास ये वाली कार्बन, तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का क्लॉकवाइज है, रेक्टेस होगा, R एनेंशियमर होगा। और इसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास वो इसका S आइसोमर होगा। अब फिशर प्रोजेक्शन के जरिए हम स्टीरियो आइसोमर्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह से हम उसके जो हैं वो R एंड S एनेंशियमर्स जो हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। इन दोनों को हम जो है जब नाम देंगे तो हम पहले फर्स्ट कायरल सेंटर को कंसिडर करेंगे। अब इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम वेज से शो करते हैं। हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं फिशर प्रोजेक्शन में उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के साथ अटैच है। अब इन दोनों कार्बन्स के दरमियान टाई है, तो हम अगेन देखेंगे कि ये दोनों कार्बन किस सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है। तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ और दूसरी तरफ कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर देखें तो ये वाली कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जबकि ये वाली कार्बन एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की प्रायोरिटी कार्बन से ज्यादा है, सो दिस कार्बन विल गेट द प्रायोरिटी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस तरह से ये कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। हम इस डबल बॉन्ड को 2 दफा काउंट करेंगे। ये कार्बन हमारे पास 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इस कार्बन को हम जो है इस कार्बन के ऊपर प्रायोरिटी देंगे। दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड देन दिस विल बी द सेकेंड एंड दिस विल बी द थर्ड। और कार्बन हाइड्रोजन को हम बैकवर्ड द प्लेन लेके जाएंगे। अब हर मॉलिक्यूल को इतने बल्कि मॉलिक्यूल ट्विस्ट करना और घुमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे सारे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर एक रूल समझ लीजिए कि अब हम यहाँ पे एरो प्लेस करते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज लुकिंग एट, हाइड्रोजन को पीछे ले जाए बगैर ये मॉलिक्यूल हमें एस
आइसोमर लग रहा है, लेकिन इन एक्चुअल ये हमारे पास R आइसोमर होगा। तो हर मॉलिक्यूल को आपको ट्विस्ट करने की और घुमाने की जरूरत नहीं है। आप घुमाए बगैर उस मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें और उस मॉलिक्यूल को एरो प्लेस करें और उस मॉलिक्यूल का जो है उसका आइसोमर जो है उसको आप कैनन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के तहत उसका नाम रखें और फिर आप उसको इन्वर्स कर दें, तो वो उसका वही वाला आइसोमर होगा जो आपने हाइड्रोजन को बैकवर्ड द प्लेन ले जाकर उसका ड्रॉ करेंगे। अब हम इस कार्बन को देखेंगे, इस कायरल सेंटर को। अब हम इसके सेकंड कायरल सेंटर को देखेंगे। तो इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन अटैच है, इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ कार्बन है। यहाँ पर अगेन हमारे पास ये वाली कार्बन है, तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पर आएगा और ये 4th नंबर पर आएगा। इन दोनों कार्बन्स में टाई है, तो ये वाली कार्बन अटैच है डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल से, और ये वाली अटैच है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर ये इनफैक्ट 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये वाली कार्बन हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगी एंड दिस विल बी द थर्ड। अगर हम इसका प्लेस करते हैं प्रायोरिटी, तो ये हमारे पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आएगी अगेन। अब दूसरी कायरल कार्बन जो है इसकी ये देखने में हमारे पास इसका ये R आइसोमर लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये S आइसोमर है। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन आपके पास बैकवर्ड द प्लेन नहीं है, आपको बैकवर्ड द प्लेन लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको आइसोमर का नाम आइडेंटिफाई करें और फिर आप उसको रिवर्स कर लें। अगर दैट इज लुकिंग एस, तो दैट इज एक्चुअली R आइसोमर, और इफ दैट इज लुकिंग R आइसोमर, तो इन फैक्ट दैट विल बी अ S आइसोमर। सो इस तरह से आप एनेंटियोमर्स को कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के थ्रू जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने स्टीरियो आइसोमर्स की 3 टाइप, डायस्टीरियोमर्स, मीजो आइसोमर्स और एनेंटियोमर्स के बारे में जाना। एनेंटियोमर्स आपको पता है प्योर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बट डायस्टीरियोमर्स और मीजो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें कायरलिटी नहीं होती। उनमें कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो कंपाउंड जो होते हैं वो कायरल नहीं होते। हमने सिस्टम ऑफ नेमिंग पढ़ा स्टीरियो आइसोमर्स का, जिसमें आपने 3 रूल्स जो थे मेजर जाने। पहला ये था कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर एटॉमिक नंबर की बेस पे सेट करना है, फिर आपने अपने कंपाउंड को इस तरह से ट्विस्ट करना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी पे मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट है वो बैकवर्ड द प्लेन चला जाए, और फिर उसके बाद आपने एरो प्लेस करना है। इफ दैट एरो इज क्लॉकवाइज तो कंपाउंड का नाम रेक्टस R होगा, R आइसोमर होगा, और अगर आपके पास एरो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दैट विल बी द S आइसोमर ऑफ दैट एनेंटियोमर। और अगर आप मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करके लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट को बैकवर्ड द प्लेन नहीं लेके जा रहे, तो आप मॉलिक्यूल के आइसोमर को जो है वो इन्वर्ट कर देंगे। इफ दैट आइसोमर इज लुकिंग S, तो वो हकीकत में R आइसोमर होगा, एंड इफ दैट आइसोमर इज लुकिंग R, तो एक्चुअली वो S आइसोमर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स and mesoisomers, and the nomenclature method of the stereoisomers. Stay happy, keep learning and stay tuned with my channel, and comment section में comment करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।